आज हम एमए के विद्यार्थियों के लिए उनका 9th बी पेपर स्टेट इन इंडिया भारत में राज्य पे चर्चा शुरू कर रहे हैं। यह पेपर भारत में राज्य की प्रगति पे और ऐतिहासिक क्रम में राज्य के विकास पर चर्चा करता है। इसी क्रम में यह विभिन्न राजवंशों और विभिन्न कालखंडों में राज्य की क्या प्रगति रही है, वह भी इसकी समीक्षा का, इसकी चर्चा का एक केंद्र बिंदु है। तो यह भारत में स्टेट फॉर्मेशन से, अर्थात प्रागैतिहासिक काल में जब सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में स्टेट के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जिसे ये प्रोटो स्टेट कहा गया है यहाँ पर, वहां से प्रारंभ करके जो स्वातंत्रोत्तर पोस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट है, वहां तक चर्चा करता है। इसके अतिरिक्त इसमें हिस्टोग्राफिकल डिबेट्स भी है नेचर ऑफ स्टेट पर। इसको हम, इस चर्चा को, हिस्टोग्राफिकल डिबेट को हम पहले लेंगे और उसी क्रम में हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ प्रोटो स्टेट से तात्पर्य उस प्रारंभिक राज्य से है जो हमें प्रागैतिहासिक में दिखता है, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता को शामिल करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि वहाँ स्टेट की यदि कोई हमें पुष्टि होती है तो वह इस तथ्य से होती है कि वहाँ हमें एक रूपता नजर आती है कई किस्म की, और वह एक रूपता इस बात को इंगित करती है कि हड़प्पा काल में भी कोई शासन की प्रणाली रही होगी और एक किस्म का स्टेट रहा होगा। चीफडम ऑफ लेटर वैदिक टाइम से तात्पर्य है कि जो जन हमें उत्तर भारत में नजर आते हैं और वो गोत्र और कुल के आधार पर एक राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित थे, जो हम पढ़ते हैं भरत जन, कुरु जन इत्यादि। तो यह जो है लेटर वैदिक काल के चीफडम है, या इनको भी हम प्रोटो स्टेट कह सकते हैं। फिर इसके बाद चर्चा है टेरिटोरियल स्टेट इन एज ऑफ बुद्धा। तो इसके लिए हमने देखा है कि एक शब्द हमें मिलता है जनपद, और अधिकतर इतिहासकार इसको टेरिटोरियल स्टेट्स से जोड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि राज्य की एक और जो मुख्य अवयव है, एक खास निश्चित भूभाग जिसको अंग्रेजी में टेरिटरी कहते हैं, वह हमें बौद्ध काल में या महाजनपद काल में नजर आता है। तब राज्य जो है एक निश्चित भूभाग के अंदर केंद्रित और सीमित में हमें नजर आते हैं, या कहना चाहिए कि जो वैदिक जन है वो एक निश्चित टेरिटरी में, एक निश्चित भूभाग के अंदर बस जाते हैं और उस निश्चित भूभाग पर नियंत्रण रखते हैं। तो ऐसे राज्य को हम टेरिटोरियल स्टेट कहते हैं, या ये कहना चाहिए कि वही राज्य स्वरूप ग्रहण करता है, क्योंकि एक बिना निश्चित टेरिटरी के, एक फिक्स टेरिटरी या एक निश्चित भूभाग के बिना राज्य की परिकल्पना संभव नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक जो स्टेट फॉर्मेशन है वो उत्तर वैदिक काल में या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हमें नजर आता है, जब राज्य एक निश्चित भूभाग में केंद्रित होने लगते हैं। इसके बाद चर्चा का विषय इसमें मौर्यन स्टेट है। देखिए, मौर्यन स्टेट पे बहुत चर्चा होती है और कई मायनों में मौर्यन स्टेट, जो मौर्य राज्य है, वो एक आधुनिक राज्य की बराबरी करता है। वो कैसे? एक तो जिस तरह की भारी भरकम ब्यूरोक्रेसी और नौकरशाही वाला एक आधुनिक राज्य होता है, वैसा हमको मॉडर्न स्टेट मिलता है। क्योंकि अर्थशास्त्र में और इंडिका में एक बड़ी विशाल नौकरशाही का उल्लेख हम पाते हैं। दूसरे, जो एक राष्ट्रता है या यूनिटरिटी है या एक एकात्मकता है, जिस प्रकार की, जिस किस्म की मॉडर्न स्टेट में, वो हमें आधुनिक समय के राज्यों में नजर आती है। हमें बहुत से उल्लेख मिलते हैं कि पाटलिपुत्र से ही उज्जैन का और पाटलिपुत्र से ही तक्षशिला का शासन चलाया जा रहा था और पाटलिपुत्र से गवर्नर भेजे जा रहे थे। तो इस तरह की एक तंत्रात्मक शासन इतने बड़े विशाल भूभाग पर प्राचीन विश्व के इतिहास में दुर्लभ है, वो हमें मॉडर्न स्टेट में नजर आता है। और यही हम एक और चीज हमें दिखाई पड़ती है, इस अत्यधिक केंद्रिकता के साथ एक और जो विलक्षणता है वह यह है कि अशोक के समय में हमें मॉडर्न स्टेट एक कल्याणकारी राज्य के रूप में भी दृष्टिगोचर होता है, जो कि एक बहुत ही आधुनिक संकल्पना है वेलफेयर स्टेट की। 20वीं शताब्दी के अंदर ही हमें नजर आई है। क्योंकि जो उसके अभिलेख हैं वह यह
संसूचित करते हैं कि शासक की या राज्य की चिंता नागरिकों का कल्याण भी है। वो एक किसी प्राचीन और मध्यकालीन राज्य में हमें कहीं और नजर नहीं आता है। पार्ट बी में गुप्ता पॉलिटी या गुप्त शासन प्रणाली है। यहाँ आकर के एक चीज हम और पाते हैं कि जो एक एक तंत्रात्मकता है मॉडर्न स्टेट की, वो टूटती है। और जो अशोक अपने आप को राजा ही कहता है और उसके नीचे कोई और राजा नहीं है, वो इस प्रकार संपूर्ण क्षेत्र का एकमात्र अधिपति होने को घोषित करता है। वहीं गुप्त शासक महाराजाधिराज कहलाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके नीचे कई और राजा और अधिराज हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार एक फ्यूडलिस्टिक या एक विकेंद्रीकृत राज्य की संकल्पना हम मौर्य राज्य में या मौर्य शासन प्रणाली में के अंदर पाते हैं। दक्षिण में इसी समय हमें संगम काल के चिफडम नजर आते हैं। वो उसी प्रकार के हैं जैसे उत्तर वैदिक काल के हम उत्तर भारत में देखते हैं। चोल, चेर और पांड्य को एक क्लासिकल राज्य की अ, संज्ञा नहीं दी गई है, वरन उनको उसी प्रकार से एक ढीला ढाला राज्य माना गया है जैसा उत्तर वैदिक काल के राज्य हैं। उसके बाद चोल जो राज्य है, जो हमें 9वीं शताब्दी के आसपास नजर आता है, उसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। अ, मध्यकाल के जो राज्य की प्रकृति है, उसको देखने का जो संदर्भ है वो एक तो सल्तनत राज्य है। क्यों? ये जैसा कि हम जानते हैं कि सल्तनत अपनी प्रकृति में एक धार्मिक राज्य था, थियोलॉजिकल स्टेट जिसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो खलीफा था अरब प्रदेश में, वह खलीफा जो इस्लामिक जगत का धार्मिक नेता था, उसको दिल्ली की सल्तनत अपना मुखिया माना करती थी। और काफी ये खैर जद्दोजहद चलती रही कि क्या शरीयत के आधार पे शासन चलाया जाए, और उसकी व्यावहारिकता को न पा करके आम यद्यपि अधिकांश सुल्तान जो थे वो शरीयत के बियॉन्ड जाकर लौकिक कानूनों पे भी निर्भर रहते थे। क्यों? क्योंकि जैसा कि तत्कालीन बड़े इतिहासकार ने कहा कि भारत के अंदर मुसलमान आटे में नमक के बराबर हैं, तो शरीयत को लागू करना संभव नहीं है। इसलिए हालांकि हम ये कह सकते हैं कि जो सल्तनत का राज्य है, वह एक थियोलॉजिकल स्टेट है, एक धार्मिक राज्य है, परंतु उसके लिए व्यवहारिक रूप से पूर्णतः एक शरीयत के आधार पे इस्लामिक राज्य होना इतना आसान नहीं था। इसी कालखंड में हम विजयनगर राज्य पाते हैं दक्षिण भारत के अंदर, जिसमें 1336 के अंदर एक राज्य की स्थापना हुई थी। यह राज्य एक ढीले ढाला संघ के रूप में हमें नजर आता है, क्योंकि जो नायनकार व्यवस्था है इसकी विजयनगर साम्राज्य की, उसमें ये जो सैनिक शासक थे या सैनिक सामंत थे जिनको नायनकार कहा गया है, वो अपने अपने भूक्षेत्र के पूर्णतः स्वामी हुआ करती थी। मुगल स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस पार्ट सी में हम प्राप्त करते हैं, जिसमें मनसबदारी सिस्टम, सोशियो इकोनॉमिक बेसिस, इस सब पे बात होगी। और जहां तक मुगल राज्य का सवाल है, वो मंगोल राज्य प्रणाली से बहुत प्रभावित थे। उसमें उत्तराधिकार के नियम कुछ विचित्र हैं, सब जिसमें जो ज्येष्ठ के उत्तराधिकार के नियम तय नहीं है, और कुछ हद तक वो एक सामूहिक नेतृत्व की बात भी कई बार करते हैं, जैसे कि हुमायूं ने अपने तीनों भाइयों के साथ राज्य बांटने की बात कही। परंतु उस सब के बावजूद अंततः जो मुगल राज्य के अंदर भी एक केंद्रीकृत और निरंकुश शासक की प्रवृत्ति में ज्यादा नजर आती है। जो एक शब्द हम देखते हैं यहाँ पे, जिल्ले इलाही, जो अधिकतर मुगल बादशाहों के लिए इस्तेमाल होता है, उसका तात्पर्य यह है कि वह ईश्वर की छाया है, जो शासक है या बादशाह है। तो इस प्रकार जो मुगल राज्य है, वह भी दैवीय सिद्धांत पे यकीन करने वाला और शासक को निरंकुश शक्ति देने वाला राज्य है। कॉलोनियल स्टेट जैसा कि नाम से ही तय है, ये ब्रिटिश स्टेट के लिए कहा गया है। और कॉलोनियल स्टेट अपनी प्रकृति के अंदर अ, शोषणकारी था, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से। इसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। इसके बाद इसी कालखंड के अंदर नेशन स्टेट की अवधारणा भारत के अंदर डेवलप हुई, अर्थात समस्त भारतीयों ने सांस्कृतिक रूप से अपने आप को एक माना और एक स्टेट के रूप में अ, अपने
खड़े होने या विकसित होने की जद्दोजहद शुरू की, इसलिए इसको हम नेशनल मूवमेंट भी कहते हैं। और स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया में हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद भारतीय राज्य की प्रगति कैसी है। जाहिर है, एक लोकतांत्रिक समाज है, एक लोकतांत्रिक राज्य है, जो वेलफेयर में, नागरिकों के कल्याण में विश्वास करता है, और जो नागरिक स्वतंत्रता को महत्व देता है। तो यह इस प्रकार हमारा सिलेबस है, जिसको हम आगामी सत्रों में अध्ययन करेंगे।